तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जहां पर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि वो $5 बिलियन तक के इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकती है डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स को, जो कि कंपोनेंट्स बनाए दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जैसे कि मोबाइल के पार्ट, लैपटॉप के पार्ट्स वगैरह। तो यहाँ पे ऑफिशियली वैसे हमारे सरकार के द्वारा ये स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट किया है और इन्होंने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ये देख रही है कि अभी हमारे देश के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वो काफी बड़ी तो हो गई है, लेकिन अभी भी चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंस यहाँ पे है। एप्पल, सैमसंग, बड़े फोन मेकर्स ने भारत के अंदर एक्सपांशन तो अच्छा किया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स अभी भी बाहर से आते हैं। तो इसको ही काउंटर करने के लिए ये पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को बड़े बड़े इंसेंटिव्स देने वाले हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो रही है ये और सेल्फ रिलायंट बन सके और सप्लाई चेन जो है ज्यादा अच्छा बने। यहाँ पर जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के ऊपर जो छोटे कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं उन पर फोकस किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कर्नाटका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर से, जिन्होंने कहा कि जो कॉर्पोरेट्स है उनको वो 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस अडॉप्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली ये चाहते हैं कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स कॉलेजेस के थ्रू बने, कंपनीज का यहाँ पे सहयोग हो। तो ये करेंगे, एक बड़ी कंपनी उठाएंगे, जैसे कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनी है और उनको एक कॉलेज देंगे जहाँ पर वो स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करेंगे और साथ साथ जॉब वगैरह प्रोवाइड करने का काम भी करेंगे। तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग इस तरीके से होगी कि वो कंपनी स्टूडेंट्स को जब पढ़ाएगी तो उनके लिए वो स्टूडेंट एम्प्लॉयबल लेवल का बने, इस हिसाब से चीजें होगी। तो यहाँ पर एक अच्छी स्कीम तो है, एटलीस्ट जो भी कॉलेज अडेप्ट होता है किसी भी पर्सन या कॉर्पोरेट के द्वारा, वो कॉर्पोरेट के हिसाब से जो है एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा बनकर आएगा। कि अभी करेंटली हमारे इसका एजुकेशन कुछ काम का नहीं, आपको नया ही सीखना पड़ता है ग्रेजुएशन के बाद में, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो गवर्नमेंट का काम फिर से यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज पे आउटसोर्स कर दिया गया है, जबकि सरकार का काम होना चाहिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे और चाइना के बीच के बॉर्डर इश्यूज से रिलेटेड। आप जानते हो चाइनीज इंक्लूजन भारत के अंदर पिछले कुछ समय में हुए थे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि जो सेंसिटिव बॉर्डर विलेजेस है इनको एंगेज किया जाएगा ग्राउंड लेवल इंटीग्रेटेड गवर्नेंस के अंदर। तो इसके लिए जो है फंड्स ऑलरेडी क्लियर हुए हैं और बेसिकली ये जो बॉर्डर विलेजेस है इनको बैस्टियंस बनाने का गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है। जैसे आप कह सकते हो एक मिलिट्री बेस होता है उस तरीके से बनाने का डिसीजन ले रही है, जब पर डेवलपमेंट और डिफेंस दोनों चीजें करी जाएगी। नाम स्कीम का है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और वैसे 400 पंचायत को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, जिनमें पंचायत भवन बनेंगे, कॉमन सर्विस सेंटर्स बनेंगे, 100 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए और यहाँ पे एडिशन होने वाला है 939 और ग्राम पंचायत का, जो यही पे बॉर्डर विलेजिंग एरियाज में लोकेटेड होंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है द नोएडा ग्रेटर नोएडा एंड यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने इशू किया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू इनिशिएट इलेक्ट्रिक बस सर्विस अक्रॉस 3 अर्बन एरियाज। तो 675 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जहां पर ये चाहते हैं कि उनको परमिशन मिले इलेक्ट्रिक बसेस को चलाने के लिए इन शहरों के अंदर, जो कि अब बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। ऑब्वियसली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जुड़ने की वजह से यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो कंपनीज भी आई वगैरह है उनको भी मदद मिलेगी लोगों को लाने ले जाने के लिए। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्होंने कहा कि 500 बसेस ऑपरेट करेंगे 27 रूट्स पर, 200 बसेस नोएडा और 200 बसेस ग्रेटर नोएडा के लिए होंगी, जबकि 100 बसेस यमुना एक्सप्रेसवे एरिया के लिए होगी। 12 साल के लिए इसका मैनेजमेंट होगा और एनुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस 72,000 किलोमीटर का होने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है असम से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दे दिए है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को टू एक्सपेडाइट कंप्लीशन ऑफ एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। तो दोस्तों आप जानते हो काजीरंगा नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे टाइगर्स, लेपर्ड्स, इंडियन एलिफेंट्स, स्वैम्प डियर, वाइल्ड वाटर बफेलो जैसे कई सारे जानवर है। तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन करना ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा ट्रिकी, कॉम्प्लिकेटेड और काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर काइंड ऑफ थोड़ा डिले कर रही थी। कंस्ट्रक्शन टाइम जो है 34 किलोमीटर से एलिवेटेड रोड का वो डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन फाइनली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि वो फुल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, लेकिन कंप्लीशन जो है वो टाइमली होना चाहिए। अब जो ये रूट है काजीरंगा का, यहाँ पर हाईवे जमीन पे नहीं बन रहा है। 34 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है वो एलिवेटेड होगा, जो कि ऑब्वियसली काफी लंबा स्ट्रेच है। तो जानवर आराम से नीचे से जो है आ जा पाएंगे, यहाँ पे नॉइज बैरियर्स वगैरह लगाए जाएंगे। तो ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो है काजीरंगा में बन जाएगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए कोर्ट्स ने जो है परमिशन दे दी है। अगली खबर दोस्तों आ रही है दिल्ली से, जहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उन्होंने विजिट किया है एनएचपीसी के 45 मेगावाट नीमू बासगो पावर स्टेशन को, जो लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। तो ये पावर स्टेशन जो है वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बनाता है लोकल वेलफेयर को जो है वो ठीक से पावर देने के लिए। अब जो लोग नहीं जानते, हमारे देश के अंदर कुछ इलाके ऐसे थे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लेह लद्दाख के कई सारे विलेजेस जहाँ पे बिजली थी ही नहीं, और यहाँ पे जहाँ पे बिजली थी भी वहाँ पे डीजल जनरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। इनफैक्ट अंडमान निकोबार पे तो वो प्राइमरी मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था पर्सनल लेवल पे, क्योंकि सरकार का कोई पावर प्लांट था नहीं। अब जो है यहाँ पे पावर प्लांट्स बनना शुरू हो
गए हैं ताकि रीजनली कोई बिजली की कमी ना हो। बिजली की कमी नहीं होगी तो यहाँ पे ग्रोथ डेवलपमेंट ना सकेगा। तो सिमिलर चीज यहाँ पे अब और एफर्ट्स को जो है देखते हुए किया जाएगा। वैसे लेह लद्दाख के लिए ये भी बोला गया है कि सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इन्हीं टाइप के पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, कोयला वगैरह यहाँ पे लेके नहीं जाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से हमारे कश्मीर रीजन से ही, जहाँ पर जो अभी यहाँ के नए सीएम है ओमर अब्दुल्ला जी, उनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया है फॉर अपग्रेडेशन ऑफ अ हाई टेक फ्लावर नर्सरी एंड डेवलपमेंट ऑफ बाग ए गुल ए दाऊद गार्डन। जो बेसिकली जो क्रिसैंथेमम झाड़ होता है उसका यहाँ पर एक नर्सरी बनाने का इन्होंने काम इनिशिएट किया है, जिसके लिए 4.3 करोड़ रुपीस, जिसके लिए जो हाईटेक फ्लावर नर्सरी है उसके लिए 4.83 करोड़ रुपीस और ये जो दूसरा गार्डन है इसके लिए 1.869 करोड़ रुपीस वो दिए जाएंगे। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी नर्सरीज मौजूद है, लेकिन अब इनको काइंड ऑफ जो है ज्यादा बड़ा बनाया जाएगा। यहाँ पे वर्कशॉप्स होस्ट सकेंगे, ट्रेनिंग सेशंस होस्ट हो सकेंगे, इस हिसाब से डेवलपमेंट किया जाएगा। और इसके वजह से जो है 2-3 चीजों को फोकस किया जा रहा है। जैसे आप जानते होंगे नेदरलैंड्स के अंदर एक ऑर्किड सीजन आता है जब बहुत ज्यादा ऑर्किड्स उगाए जाते हैं, तो वहाँ पे इसी सिमिलर मेथड पे कश्मीर में भी फूलों को यूज करके टूरिज्म बढ़ाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। देखते ये प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गुजरात गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा है वो बिल्ड करेंगे एक ब्यूटीफुल लोटस पार्क जो कि होगा अहमदाबाद में। तो दोस्तों यहाँ पर 80 करोड़ रुपए इसके लिए वो खर्च करेंगे और यहाँ पर 25,000 स्क्वायर मीटर स्पेस में ये बनाया जाएगा। यहाँ पे फ्लावर पार्क होगा मेजरली ये, और अहमदाबाद के एसजी हाईवे और गोटा एरिया के बीच की जमीन है जहाँ पर इसे बनाया जाने वाला है। अब दोस्तों मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं गुजरात में, बहुत चीजें जो है वो ओलंपिक्स को देखते हुए की जा रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से गुजरात गवर्नमेंट से, जहाँ पर 11th चिंतन शिविर के दौरान इन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक एआई टास्क फोर्स बनाएंगे ताकि जो स्पीड एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है और पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स है उनको और बेहतर तरीके से चलाया जा सके। बेसिकली जो सरकारी सर्विसेज होती है उनमें एआई को तेजी से इंटीग्रेट करने का ये काम होगा। तो अब देखते हैं किस लेवल पे और कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन किया जाता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो काम होता है सीनियर सेक्रेटरीज का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का, उनके काम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एआई का काम आ सकता है। इसके अलावा हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंफ्रा, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल, इसके लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से अहमदाबाद मेट्रो से ही, जहाँ पर 1.4 किलोमीटर लॉन्ग थलतेज से लेके थलतेज गांव का जो सेक्शन है, छोटा सा ये सेक्शन था मेट्रो का जो बचा था, इसका इंस्पेक्शन जो है रिसेंटली किया गया है कमिश्नर ऑफ मेट्रो सेफ्टी से, और इसके बाद में ये जल्द ही लोगों के लिए खुलने के लिए तैयार हो जाएगी। तो कोई बहुत बड़ा मेट्रो नहीं खुल रहा है, एक छोटा सेक्शन बचा हुआ था, ये जल्द ओपन हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडिगो से, जो आप जानते हो भारत की लो कॉस्ट कैरियर के अंदर किंग बन चुकी है और इन्होंने और कुछ नए रूट शुरू किए हैं। तो मेनली अगर बात करें तो इन्होंने पुणे से लेके दुबई तक की कुछ डायरेक्ट फ्लाइट्स खोली है और पुणे से बैंकॉक की भी कुछ फ्लाइट्स खोली है, जो कि वीक में 3 बार होगी और संडेज को थोड़ी ज्यादा होगी। तो पुणे को भी इंटरनेशनल कनेक्शन मिल रहे हैं, होपफुली एयरपोर्ट भी नया मिल जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज से, जिन्हें एक्वायर किया है 53 एकड़ ऑफ लैंड इन कोलकाता टू बिल्ड अ रेसिडेंशियल प्लॉटेड डेवलपमेंट विद अ पोटेंशियल रेवेन्यू ऑफ ₹500 करोड़। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, जमीन ही बेची जानी है। लेकिन यहाँ पे जो गोदरेज कंपनी है ये इंडिया के कुछ चुनिंदा डेवलपर्स में से बनते जा रही है। पैन सिटीज बड़ा प्रेजेंस देखने मिल रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है बिहार के पटना एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर 11 बिल्डर्स सामने आए हैं इस नए एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो दोस्तों बिहार के अंदर एयरफोर्स स्टेशन एक है भीटा में, पटना में, तो यहाँ पर एयरपोर्ट जो है बड़े लेवल का बनना है। 34,346 स्क्वायर मीटर का स्पेस बनाना है। 2 स्टोरी पैसेंजर टर्मिनल होगा। 6 लेन का कनेक्टिंग रोड बनना है NH 922 से। इसके अलावा 6 एरो ब्रिजेस, 64 चेक इन काउंटर्स, 6 बैगेज बिल्ड्स और 3,000 पैसेंजर्स पर आवर की कैपेसिटी वाला यहाँ पे एयरपोर्ट बनना है, जहाँ पर 10 पार्किंग बेज होंगे। तो इसके लिए कंपनीज ने बिड लगाई है। टोटल बिड वैल्यू जो थी यहाँ पे अभी दी गई वो 1,413 करोड़ की थी। आज के एस्पेक्ट सवाल के बारे में तो हुमन पूछते हैं, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ नेमिंग इट वाटर मेट्रो इफ इट इज जस्ट अनदर फेरी सर्विस? इट्स नॉट एज इफ इट टेक्स योर मेट्रो एंड अटैचेस फिन्स एंड प्रॉप्स टू इट। तो देखो एक रीजन है वाटर मेट्रो बोलने के पीछे। फेरी जो होती है ना वो आपको जो है 2 लोकेशंस को कनेक्ट करती है और उसका कोई फिक्स रूट नहीं होता है। जो वाटर मेट्रो की अगर हम बात करें, कोची वाटर मेट्रो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन है। आप जिस तरीके से मेट्रो में गेट्स पे स्कैन करते हो, प्लेटफॉर्म पे आके रुकते हो, सिमिलर यहाँ पे जो स्टेशंस है इन मेट्रोस के उनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक बोट आकर विद इन फ्यू मिनट्स निकल सके, लोगों को मेट्रो जैसे एक्सपीरियंस मिलता है। आपका कॉन्कोर्स जो है वो अलग जगह पे है, प्लेटफॉर्म जो है वो अलग जगह पे है, एक रूट स्पेसिफिकली वो फॉलो करती है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी टू पॉइंट डी, और फिर वापस जो है रूट्स पे रिटर्न आती है बोट। तो यहाँ पर ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फेरी है जो कि काइंड ऑफ यूनिक है, नॉर्मल फेरीज के जैसे ये नहीं है। बोट्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज नजर आएगी। फेरी की तरह नहीं होता वो कि भरने के बाद में हम करेंगे या कोई टाइम टेबल वहां पे होता है या हम ऐसे बंद कर देंगे,
वो चीजें जो फेरी में होती है वो वाटर मेट्रो में नहीं होती। और एक और मेन चीज ये है कि जो मेट्रो बनाने वाली अथॉरिटी है वो ही कोची की मेट्रो चला रही है, वाटर वाली। तो यहाँ पर दूसरे शहरों में भी सिमिलर पैटर्न देखने मिलेगा। तो एक नया नाम इसे देना जरूरी था फेरीज के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे इसको वाटर मेट्रो बोला ही नहीं जा सकता, ये भी गलत है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर कोई न्यूज आपको सबमिट करनी है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।